हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एसपी क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12th का चैप्टर आव्यू यानी मैट्रिक्स को इस वीडियो में लेकर आए हैं। आज हम मैथमेटिक्स का ये चैप्टर पढ़ने वाले हैं, आव्यू, है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि आव्यू क्या है ना। सबसे पहले हम जानते हैं कि आव्यू क्या है, आव्यू यानी मैट्रिक्स क्या है, इसको समझते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आव्यू क्या होता है? आव्यू संख्याओं या फलनों का एक ऐसा आयताकार क्रम विन्यास होता है। क्या होता है? आव्यू संख्याओं या फलनों का एक ऐसा संख्याओं एवं फलनों का एक ऐसा क्रम विन्यास होता है जिसमें पंक्ति तथा यानी संख्याओं एवं फलनों को, ठीक है, ये लिख देते हैं ऐसा, जिसमें संख्याओं एवं फलनों को पंक्तियों या स्तंभों में व्यवस्थित किया गया होता या किया जाता है, बोल सकते हैं ना। क्या बोले हम लोग कि आव्यू क्या होता है? आव्यू संख्याओं या फलनों का एक ऐसा क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं एवं फलनों को पंक्तियों या स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया जाता है ना। जिसमें क्या होता है? एक आयताकार, मैंने बोला है ना, क्या बोला? एक आयताकार ऐसा क्रम विन्यास होता है जिसमें क्या होता है? फलनों या संख्याओं को स्तंभों या पंक्तियों में व्यवस्थित किया गया होता है। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पर, ये जो इसकी डिफिनेशन की बात हुई। अब बात करें यहाँ स्तंभों में और पंक्तियों में व्यवस्थित करने का मतलब ये है, तो उससे पहले आप ये जानिए कि जो आव्यू होता है, आव्यू को किस में, है ना, किस चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। उस दृष्टि में सबसे पहले आपको समझना है, आव्यू में जो इंफॉर्मेशन लिखना है आपको बड़े कोष्टक, है ना, इस बड़े कोष्टक या इस कोष्टक या इस चिन्ह डबल मॉड इसको बोलते हैं ना, इस चिन्ह के अंतर्गत संख्याओं को या इंफॉर्मेशन या फलनों को लिखा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल देने की कोशिश करें तो कैसे आखिर मैं बोल रहा हूँ कि स्तंभों पंक्तियों के बाद में लिखा जाता है, व्यवस्थित किया जाता है ना। तो देखो, मैं कोई इन्फॉर्मेशन लिखूँ या कोई आपको एक आव्यू लिखूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिवीजन ध्यान देना, मैंने यहाँ पर 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को यहाँ पर इस प्रकार क्रम में लिखा है कि इसमें पंक्ति और रो आपको दिख रहे हैं, है ना। इसमें पंक्ति और स्तंभ आपको इसमें दिखाई दे रहे हैं। ये आपकी पंक्ति होती हैं और ये आपके स्तंभ होते हैं, है ना। स्तंभ का कहने का मेरा मतलब ये है, जैसे आप अपने घरों में पहले के समय में क्या हुआ करता था, स्तंभ बनाया करते थे, है ना। स्तंभ मतलब छूहा जिसको आप लोग बोलते हैं हिंदी में, है ना, तो उसी को बोलते हैं स्तंभ। जो खड़ा होता है ऊर्ध्वाधर, है ना, उसको बोलते हैं स्तंभ। और जो पट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? जो क्षैतिज होता है उसको क्या बोलते हैं? रो यानी पंक्ति बोलते हैं, ठीक है। तो डिस्कशन मैंने क्या बताया आव्यू की डिफिनेशन, संख्याओं एवं फलनों, यानी आव्यू क्या होता है? आव्यू संख्याओं एवं फलनों का एक ऐसा क्रम विन्यास होता है जिसमें संख्याओं एवं फलनों को, है ना, जिसमें संख्याओं एवं फलनों को पंक्तियों स्तंभों के रूप में व्यवस्थित किया गया होता या किया जाता है, ठीक है। यह आपका हुआ आव्यू की डिफिनेशन। मैंने आपको बताया कि आव्यू में, है ना, जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है वो इस कोष्टक के अंदर या डबल मॉड के अंदर लिखा जाता है ना। समानता आपका यही यूज होता है, ठीक है। समानता आपका जो यूज होने वाला है वो क्या होता है? ये, है ना, समानता आपका ये यूज होता है, ठीक। अब देखिए, कोई मैंने एग्जांपल दिया आपको कि 1 से लेकर 9 तक संख्याओं को आप एक आव्यू में लिखना है। हमने क्या किया? इसको क्रम में सेट किया, इस प्रकार सेट किया कि आपके देखो ये पंक्ति बनी, ये पंक्ति बनी, ये पंक्ति बनी, ये स्तंभ बना, ये स्तंभ बना, ये स्तंभ बना, है ना। तो आप ऐसे एग्जाम्पल बहुत सारे दे सकते हो, जैसे 2 3 4 6 या
1 2 3 4 5 6, ये भी आता है आपका आव्यूह। ये सब क्या है? आव्यूह आते हैं ना, आव्यूह के एग्जाम्पल है। क्लियर हुई बातें? आव्यूह किसे कहते हैं, ये बात क्लियर होगा। इसका एग्जाम्पल किस में इसको लिखा जाता है, इसके इन्फॉर्मेशन को, सूचनाओं को, है ना। अब बात ये करते हैं डियर स्टूडेंट्स, आपको कभी भी अगर आव्यूह को प्रदर्शित करना है तो उससे हमेशा कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं, है ना। कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करने वाला जो आपका अंग्रेजी वर्णमाला के लेटर्स होते हैं, उसी कैपिटल लेटर से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए कैसे, जैसे किसी आव्यूह मैंने आपको एग्जाम्पल दिया अभी कि आपका 1 2 3 4 5 6, तो इससे हम मान लेते हैं एक आव्यूह है जिसका मान ए दे रखा है, तो इसको मैंने किससे प्रदर्शित किया? ए से, कैपिटल लेटर ए से प्रदर्शित किया। ये आपका मैंने यही बोला मैंने कि किसी भी आव्यूह को हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल लेटर से प्रदर्शित करते हैं। अगर अंग्रेजी वर्णमाला का अंदर प्रयोग करना है, इसके अंदर ध्यान देना है, ये जो संख्याएं लिखी गई हैं, ये जो संख्या लिखी गई, ये इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं? अवयव कहलाते हैं। ठीक है, क्लियर है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा, जैसे अभी आपको दे दिया जाए ABCDEF GHI, ठीक है, तो देखिए ये भी क्या है? इन्फॉर्मेशन है, ये भी क्या है? इसको भी क्या किया गया? एक हमें इसको क्या किया? आव्यूह के रूप में लिखा गया है। तो ये जो आपको दिख रहा है ABCDEF और GHI, ये सब क्या? इस आव्यूह के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव कहलाते हैं। इनको बोलते हैं अवयव, आव्यूह के अवयव। जैसे आप क्लास 11th में सेट थ्योरी पढ़े थे ना, समुच्चय सिद्धांत पढ़े थे। समुच्चय के अंदर जो आपके लिखे होते हैं संख्याएं या जो भी इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम उसके अवयव बोलते हैं, है ना। तो ऐसे यहाँ पर भी जो भी यहाँ पर संख्याएं या फलन है, जो भी लिखा होगा आपका, वो क्या होगा? उस आव्यूह का अवयव होगा। एक बात आपको ये समझना है, जब भी अंग्रेजी वर्णमाला का अवयव के रूप में प्रयोग करना है, अवयव के रूप में प्रयोग करना है, तो हमें कैपिटल लेटर से बिल्कुल भी नहीं लिखना है, उसको स्मॉल लेटर से ही हमें लिखना है। अगर पूरे के पूरे अवयव को हमें प्रदर्शित करना है किसी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर से, तो कैपिटल लेटर से, लेकिन अवयव के रूप में अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर से। ठीक है, किससे लिखेंगे? स्मॉल लेटर से। तो डियर स्टूडेंट, मेरे ख्याल से आपको अवयव क्या है ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो हम बात करते हैं अब अवयव की कोटि। देखिए कोटि क्या होता है? अवयव की कोटि, ऑर्डर, ऑर्डर इसको बोलते हैं, है ना। अवयव की कोटि क्या होती है, कोटि को समझते हैं। अब देखिए मैंने आपको अभी एक अवयव लिखा था ABCDEF GHI। अब देखो इसकी कोटि कैसे निकालेंगे तो समझना है। किसी भी दिए गए अवयव में पंक्तियों और स्तंभों की संख्या का अगर हम क्रॉस कर दें, क्रॉस मतलब गुणन कर दें, गुणनफल नहीं निकालना है, गुणन कर दें, जितने भी पंक्तियां हैं और जितने भी स्तंभ हैं, इसमें कितनी पंक्तियां हैं? एक पंक्ति ये हुई, दूसरी पंक्ति ये हुई, तीसरी पंक्ति ये हुई, 3 पंक्ति हुए, तो यहाँ पर 3 पंक्ति हो गए। स्तंभ कितने? एक स्तंभ ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, 3 स्तंभ, तो 3 क्रॉस 3 क्या कहलाएगा? 3 क्रॉस 3 का क्या कहलाएगा? आपका कोटि कहलाएगा। ठीक है, ठीक है। और याद रखना है, जब भी किसी भी अवयव की कोटि लिखी जाती है तो इसके दाएं साइड में एकदम नीचे की ओर लिखा जाता है 3 क्रॉस 3। मतलब कि ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है किसी भी अवयव की कोटि। जैसे मैं यहाँ पर एक अवयव लिखता हूँ 1 और 2, तो बता आपको ध्यान देना है इसमें कितने पंक्तियाँ, कितने स्तंभ है। पंक्ति तो एक ही है आपका, ये दिख रहा है, तो 1। अगर इसकी मैं कोटि निकालना चाहूँ तो इसमें पंक्ति 1 है तो 1 लिखेंगे। स्तंभ कितने? 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, तो आपका 2। इसकी कोटि कितनी है इस अवयव की? इस अवयव की कोटि कितना? 1 क्रॉस 2, है ना, 1 क्रॉस 2 है इसकी कोटि। क्लियर है बातें? जैसे मैं एक आध एग्जाम्पल और लिखता हूँ 2 4 7 8 5 3। अब बताइए इसकी कोटि कितनी है? अब कोटि के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या काउंट करेंगे। तो पंक्तियां कितनी हैं? 1, ये 2, कितनी पंक्तियां हो गई? 2 पंक्तियां हो गई। स्तंभ कितने? 1 2 एंड 3, ये हो गया। तो इसकी कोटि कितनी आ गई? 2 × 3।
तो डियर स्टूडेंट, अगर आप कोटि को समझना चाहते हैं, अगर कोई डिफिनेशन रूप में देना चाहते हैं, तो सिंपल सा इसका है कि किसी भी अवयव की कोटि क्या होती है, किसी भी अवयव की कोटि उस अवयव के पंक्तियों और स्तंभों के गुणन को कहते हैं, है ना। किसी भी अवयव की कोटि उस अवयव के पंक्तियों और स्तंभों की संख्या के गुणन को कहते हैं उस अवयव की कोटि, है ना। क्लियर हो गया। तो आप अवयव की कोटि निकाल सकते हो आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात और इसमें जो पॉइंट वाली बात है, इसमें नोट वाली बात है, इसमें ये है कि ये जो आपका 3x3 कोटि आया है, 1x2 कोटि आया है, 2x3 आपका कोटि आया है, अगर हम इनका गुणनफल निकाल दें, अगर इसका 3x3 इसका गुणनफल निकालें 3 त्रिक 9, तो ये शो करता है, इनका गुणन करने पर जो संख्या आती है वह ये शो करता है कि इस अवयव में टोटल 9 अवयव हैं। कितने अवयव हैं? इनका गुणा करने पर गुणनफल जितना आएगा वो यह प्रदर्शित करेगा कि इस अवयव में कितने अवयव हैं, ठीक है। और इसमें कितने अवयव हैं? 2x1 करेंगे तो 2 आएगा और 2 अवयव इसमें हैं। इसका 2x3 करेंगे तो 6 आएगा, इसमें 6 अवयव हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको कोटि समझ में आ गया होगा और आसानी से आप कोटि निकाल सकते हो। जैसे मैं एक अवयव यहाँ पर लिखता हूँ ओनली 1, इसकी कोटि आपको लिखकर कमेंट करना है, ठीक है। बी लिखता हूँ 2 3 4 5 9 10, इसकी कोटि आपको लिखकर कमेंट करना है। सी 3 5 9 2 4 3 4 9 10, इसकी कोटि आपको लिखकर कमेंट करना है ना। इन तीनों की कोटि को लिखकर आपको कमेंट करना है कि इनकी कोटि कितनी आएगी, है ना। तो स्टूडेंट, इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं अवयव के प्रकार, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। अवयव कितने प्रकार के होते हैं, इस बात की चर्चा करते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, अवयव के प्रकार। देखते हैं अवयव कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम बात एक एक की चर्चा करते हुए तो आगे बढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पंक्ति अवयव, इसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले पंक्ति अवयव की चर्चा करेंगे, जिसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स। सबसे पहले चर्चा करेंगे रो मैट्रिक्स चर्चा करेंगे, ठीक है। पंक्ति अवयव की बात करने से पहले थोड़ा सा मैं आपसे एक बात और बात करता हूँ। उससे पहले मैं थोड़ा कोड के बारे में थोड़ी चर्चा और करता हूँ। जैसे आपका कोई भी मैट्रिक्स लिखा गया इस प्रकार से A11 A12 A13 A14 डॉट डॉट A1n, यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ, पहली पंक्ति का पहला अवयव, दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, पहली पंक्ति का चौथा अवयव, पहली पंक्ति का n वां अवयव, है ना। इसके बारे में बात करता हूँ A21 A22 A23 A24 डॉट डॉट A2n। हम बात करें A31 A32 A34 A33 ओके A33 A34 डॉट डॉट आपका A3n। इसी प्रकार से नीचे भी आपका हो सकता है डॉट डॉट, इसको लेके जा सकते हैं हम लोग। पहले कौन सा आपका AM1, पहला कॉलम देखो क्या है, ध्यान देना, पहले कॉलम का पहला अवयव, पहले कॉलम का दूसरा अवयव, पहले कॉलम का तीसरा अवयव, पहले कॉलम का m अवयव, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर आ सकता है M2 AM2, वैसे यहाँ पर आ सकता है AM3, वैसे यहाँ पर आ सकता है AM4, है ना। वैसे ही जस्ट यहाँ पर भी आ सकता है आपका AMN, ठीक है। अब देखिए एक अवयव ये भी बना,
एक अवयव ये भी बना आपका, इसकी कोटि क्या होगी। अब आपको काउंट करना है इसमें कुल कितने पंक्ति हैं, कितने स्तंभ हैं, है ना। कुल कितने पंक्ति हैं और कितने स्तंभ हैं, इसको देखते हैं। तो जैसे ध्यान दीजिएगा, एक पंक्ति आपका ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, ठीक है। अब कहाँ तक गया ये, यम तक। कहाँ तक गया, यम तक, है ना भाई। 1 2 3 तीसरी पंक्ति, चौथी पंक्ति, पांचवी पंक्ति, यमवी पंक्ति, है ना। यम पंक्ति टोटल, तो इसकी कोटि क्या हो जाएगी, यम पंक्ति क्या आ गया, यम, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करें इसमें स्तंभ कितने, 1 2 3 4 डॉट डॉट, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, यनवा स्तंभ, है ना। तो आपका कितना कोटि हो जाएगा, यम क्रॉस यन, ठीक है। क्या हो सकता है, यम क्रॉस यन, ठीक है। अब एक बात आपको और समझना है, इसको लिखने का तरीका, जैसे मैं यहाँ पर ए से लिख रहा हूँ, इसको मान लो, तो इसको लिखने का तरीका ये भी आपका AIJ यम क्रॉस यन, जहाँ ये क्या दिखाता है, इसका कोटि दिखाता है, कितने कोटि का ये कोटि दिखाता है, प्लस ए जो आपका आई और जे लिखा गया है, ये जो आई आपका है वो 0 से आपका क्या है, ग्रेटर देन है ना, 0 से बड़ा है, एंड लेस देन आर इक्वल टू यन है। आई मतलब आपका पंक्ति, सॉरी पंक्ति है ना, तो आपका यम हो जाएगा, ठीक है। पंक्ति आपका है तो यम हो जाएगा। देखो पंक्ति क्या है, 1 2 यम पंक्तियां हैं कुल, तो पंक्ति हो गई। और अगर जे की बात करें, जे की बात करूं तो जे जो है 0 से बड़ा होगा और लेस देन इक्वल टू यन होगा, है ना। तो अब यहीं पर क्या है, एक बार आई की वैल्यू 1 ले लो, जे का मान बदलते जो आपको ये मिलता चला जाएगा। आई की वैल्यू 1 ले लोगे, जे का मान बदलोगे तो आपका ये पहली पंक्ति मिल जाएगी। आई का मान बदलोगे दूसरे 2 पे आओगे, और जे का मान बदलते जाओ आपका दूसरी पंक्ति आ जाएगी। आई का मान 3 रख दो, जे का मान 1 2 3 4 5 ले जाओ, आपको तीसरी पंक्ति मिल जाएगी। ऐसे ही सारी की सारी पंक्ति आपको मिलती चली जाएंगी। मतलब कि आप कह सकते हो इस पूरे के पूरे अवयव को आप AIJ यम क्रॉस यन के रूप में लिख सकते हो, ठीक है। चलो बात, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ एक और, ठीक है। एक और एग्जांपल देता हूँ मैं यहाँ पर आपको, इस साइड ध्यान दीजिएगा, इस साइड जैसे मैं यहाँ पर दे रहा हूँ आपको एक सेट, मैं एक अवयव भी दे रहा हूँ 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, ये मैंने दिया। अब आपको ये सोचना है, या फिर मैं ऐसे दे दूँ, आपका अंक तो यहाँ पर डिसाइड है नहीं, मैं यहाँ पर दे दूँ इस तरीके से आपका A11 A12 A121 A22, ठीक है। अब मैं अगर इसको लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ AIJ, इसकी बताओ कोटि क्या है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ 2 क्रॉस 2, जहाँ पर आपका आई क्या है और जे क्या है बताना। आई जो है 0 से बड़ा है और लेस देन आर इक्वल टू है 2, एंड जे क्या है आपका 0 से ग्रेटर देन है, लेस देन इक्वल टू है 2 से, ठीक है। सिंपल सी बात है, इसको लिखने के लिए आपको कोड ही देखना है, आई देखना। आई क्या होता है, आई आपका पंक्ति को दिखाता है, किसको दिखाता है, आई आपका पंक्ति को, और जे आपको इसको दिखाता है कॉलम को, है ना। वैसे देखो यहाँ पर पहली पंक्ति का पहला अवयव, पहली पंक्ति का दूसरा अवयव, पहली पंक्ति का तीसरा अवयव, ये जो बाद वाले संख्याएं कॉलम को दर्शाते हैं, है ना, स्तंभ को दर्शाते हैं। इसलिए मैंने क्या, जे को कॉलम लिया, आई को स्तंभ लिया, सॉरी जे को क्या लिया मैंने, कॉलम लिया यानी कि स्तंभ लिया, और आई को मैंने पंक्ति लिया, ठीक है। क्लियर हो गया आपका। तो अब हम देखते हैं, जो बात कर रहे थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं, जिसमें पंक्ति अवयव सबसे पहले बात करेंगे। पंक्ति अवयव क्या होता है इसको समझते हैं। पंक्ति अवयव वह अवयव होता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पंक्ति होता है, बोल सकते हैं वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, वह अवयव जिसमें केवल एक पंक्ति होता है, पंक्ति अवयव कहलाता है। एक पंक्ति होता है, ध्यान देना, एग्जाम्पल में आप दे सकते हो एक पंक्ति वाला 1 2 3, ये इसमें एक पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है,
इसमें एक पंक्ति है, सॉरी कामा नहीं लगे, कामा बिल्कुल नहीं लगाना इसमें, कामा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इसमें एक पंक्ति है ना। तो देखो पंक्ति अवयव कहने का मतलब है वह अवयव जिसमें केवल और केवल एक पंक्ति हो, क्या होगा आपका, पंक्ति अवयव कहलाएगा। क्लियर है। अब बात करते हैं स्तंभ अवयव की, है ना। स्तंभ अवयव क्या होता है, इसको नोट कर सकते हैं आप लोग। स्तंभ अवयव क्या होता है आपका, सेकंड नंबर देखो, स्तंभ अवयव जिसको बोलते हैं कॉलम, कॉलम मैट्रिक्स, है ना। कॉलम मैट्रिक्स वह अवयव होता है जिसमें केवल और केवल एक स्तंभ होते हैं, यानी बोल सकते हैं वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होते हैं स्तंभ अवयव कहलाता है। वह अवयव जिसमें केवल एक स्तंभ होता है स्तंभ अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल इसमें आप दे सकते हो 1 2 3, इसमें कितने स्तंभ है, एक स्तंभ है। सेकेंड आप दे सकते हो एग्जाम्पल में PQRS, PQRS, ये सब क्या है, इन सब में क्या है, एक स्तंभ है, ठीक है ना। ये सारे क्या है आपके स्तंभ अवयव के अंतर्गत आएंगे, है ना। क्या आएंगे, स्तंभ अवयव के अंतर्गत आपके आएंगे। ठीक, अब बात करते हैं शून्य अवयव की। इसकी बात करते हैं शून्य अवयव की। तो ये शून्य अवयव क्या होता है, जीरो मैट्रिक्स को बोलते हैं, जीरो मैट्रिक्स, है ना। शून्य अवयव वह भी होता है जिसमें सारे अवयव क्या हो, शून्य हो, है ना। वह अवयव जिसमें सभी के सभी अवयव शून्य होते हैं शून्य अवयव कहलाता है, जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है। इसमें नॉर्मल से कोई भी क्वेश्चन एग्जाम्पल आप दे सकते हो, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ये भी आपका शून्य मैट्रिक्स है, ये भी आपका शून्य मैट्रिक्स है, ये भी आपका शून्य मैट्रिक्स है ना। ये सब क्या है, शून्य मैट्रिक्स है। एक शून्य अवयव है यानी कि जीरो मैट्रिक्स है। तो मेरे ख्याल से आपको पंक्ति, स्तंभ और शून्य अवयव बड़ा ही अच्छे समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुआ आपको। ठीक है, देखते हैं आगे। अब इसके बाद आपका आता है वर्ग अवयव। क्या आता है, वर्ग अवयव को देखते हैं क्या होता है वर्ग अवयव। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अब देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, वर्ग अवयव क्या होता है, इसको समझते हैं। तो ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, वर्ग अवयव क्या होता है, वह अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या बराबर होती है ना। क्या बोलते हैं इसका, वह अवयव जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है। वह अवयव जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है वह वर्ग अवयव कहलाता है। पंक्तियों और स्तंभों, ध्यान देना, ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या इक्वल होनी चाहिए। तो ऐसे अवयव का एग्जाम्पल आप क्या दे सकते हो, जैसे पहला आप देते हो ओनली ए, ये आपका एक वर्ग अवयव है। ओनली 1 दे दो, ये आपका वर्ग अवयव है। ओनली आप पी दे दो, ये आपका वर्ग अवयव है ना। ये सब क्या है, वर्ग अवयव है। दूसरे की बात करूं मैं तो आपका देखो 2x2 वाला ABCD, ये भी क्या आपका वर्ग अवयव। PQRS, ये भी क्या आपका वर्ग अवयव है। 1 2 3 4, ये भी क्या आपका वर्ग अवयव है ना। ये सारे देखिए 2x2, पंक्तियों की संख्या स्तंभों की संख्या बराबर है। इसमें देखो जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, है कि नहीं। जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ। ये 2x2 वाले में भी वही है, जितनी पंक्ति उतने स्तंभ, है ना। थर्ड की बात करते हैं, अगर आप इस तरीके से देते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये क्या है, जितनी पंक्ति उतने ही स्तंभ,
तो ये 3x3 का है। ये सब 2x2 के आपके थे, 2x2, 2x2, 2x2। ये आपका 1x1 का है, 1x1 का है, 1x1 का है, ये 3x3 का है। ऐसे आप दे सकते हो ABCDEFGHI, ठीक है। तो आपका ये भी क्या है, 3x3 का है। ऐसे आप 4x4 का बना सकते हैं, 5x5 का बना सकते हैं। ये सारे ही आपके क्या होंगे, वर्ग अवयव होंगे, है ना। तो मेरे ख्याल से आपको वर्ग अवयव समझ में आ गया होगा। वर्ग अवयव क्या है, वह अवयव जिसमें पंक्तियों एवं स्तंभों की संख्या बराबर होती है वो क्या कहलाता है आपका, क्या कहलाता है आपका, वर्ग अवयव कहलाता है ना। स्टूडेंट्स हम लोग देखते हैं नेक्स्ट आपका है विकर्ण अवयव। से पहले हम थोड़ा विकर्ण के बारे में जान लेते हैं। विकर्ण अवयव को बताने से पहले, विकर्ण अवयव आपका नेक्स्ट है, तो विकर्ण के बारे में जानते हैं कि अवयव का विकर्ण क्या होता है, डायगोनल क्या होता है, विकर्ण क्या होता है, इसको समझते हैं, है ना। पहले मैं एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल आपको दिखाता हूँ कि विकर्ण क्या होता है, ठीक है। अब जैसे आपका ये एक अवयव है ABC DEFGHI, ठीक है। ये आपका एक क्या है, अवयव है, एक अवयव दे रखा है। तो ध्यान से देखिएगा, ये जो आपका दिख रहा है ना, ये आपका इस अवयव का क्या होता है, मुख्य विकर्ण। ये होता है इस अवयव का मुख्य विकर्ण। इस अवयव क्या होता है, इसको बोलते हैं अवयव का मुख्य विकर्ण। और ये जो आपको दिख रहा है ये टर्म, ये आपका सिर्फ विकर्ण कहलाता है। तो क्या बोलते हैं, सिर्फ विकर्ण। ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका होता है, ये चीज आपका क्या होता है, मुख्य विकर्ण होता है, और ये आपका क्या होता है, विकर्ण, ठीक है। तो ये अवयव का आपका मुख्य विकर्ण होता है और इसको विकर्ण बोलते हैं। तो अब आते हैं विकर्ण अवयव की बात करते हैं। आप लोग मुख्य विकर्ण समझ गए कौन सा होता है ना। तो आप विकर्ण अवयव की बात करते हैं। विकर्ण अवयव, डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, विकर्ण अवयव क्या होता है, इसको समझते हैं। यह भी एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है ना। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का वर्ग अवयव होता है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर, है ना, एक ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर शेष सभी अवयव शून्य होते हैं, क्या होता है, विकर्ण अवयव कहलाता है। ऐसा वर्ग अवयव, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण, जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव, अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं। मैंने क्या बोला, ऐसा वर्ग अवयव जिसके मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, विकर्ण अवयव कहलाता है। यानी एक बात तो आपको यहाँ से क्लियर हो गई, जो विकर्ण अवयव होता है वो एक वर्ग अवयव होता है, और एक ऐसा वर्ग अवयव होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव को छोड़ दिया जाए तो बाकी के अवयव शून्य होने चाहिए। तो आपका क्या होगा, विकर्ण अवयव होगा। जैसे कि एग्जाम्पल बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैंने एक अवयव लिया, वो आपका 2x2 का भी हो सकता है, 3x3 का भी हो सकता है, 4x4 का भी हो सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया आपका A00B। अब देखो यहाँ पर मुख्य विकर्ण के अवयवों को छोड़कर बाकी सब शून्य है ना। एक मैं दूसरा लेता हूँ A00, 0B0, 00C। ये देखिए, ये भी क्या है आपका एक विकर्ण अवयव। विकर्ण के अवयवों को छोड़कर सभी क्या है, शून्य है, ठीक है। ये क्या आपके विकर्ण अवयव है। क्लियर है बात चीजें, ठीक है। तो आपका विकर्ण अवयव समझ में आ गया होगा, जो आपका डायगोनल मैट्रिक्स से आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा कि विकर्ण अवयव क्या है। तो इसके बाद देखते हैं हम अदिश अवयव, ठीक है। अदिश अवयव क्या होता है, इसको समझते हैं।
इसको बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है इसको समझते हैं। ये भी क्या होता है, एक प्रकार का विकर्ण आव्यूह ही होता है। अब विकर्ण आव्यूह ये है एक प्रकार से, तो कह सकते हैं वर्ग आव्यूह भी होगा, है ना, क्योंकि आपका विकर्ण आव्यूह वर्ग आव्यूह होता है और ये आपका एक विकर्ण आव्यूह है। अदिश आव्यूह जो होता है, एक अदिश आव्यूह क्या होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव समान होते हैं, बाकी सब शून्य होते हैं, है ना। क्या होते हैं, अदिश आव्यूह एक ऐसा आव्यूह होता है आपका, मैंने क्या बोला कि अदिश आव्यूह क्या होता है, अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं, है ना। मैंने क्या बोला, अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान होते हैं तथा शेष अवयव शून्य होते हैं। कहने का मतलब है अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है, एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान तथा अन्य अवयव शून्य होते हैं। मैंने क्या बोला, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, अदिश आव्यूह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के अवयव समान होते हैं परंतु अन्य अवयव क्या होते हैं, शून्य होते हैं, तो आपका अदिश आव्यूह होता है। यानी ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव समान परंतु अन्य अवयव क्या हो, शून्य होते हो, क्या होता है आपका अदिश आव्यूह, स्केलर आव्यूह कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम कि इसमें मैंने एक आव्यूह लिया इस प्रकार से, जिसमें मैंने ले लिया इधर आपका 3 0 0 0 3 0 0 0 3, तो ये क्या आपका अदिश आव्यूह है ना। आप 2 × 2 का भी एक ले सकते हो, 9 0 0 9, है ना, ये भी क्या आपका, इसका कोटि क्या आपका 3 × 3, इसका कोटि कितना आपका 2 × 2, है ना, ये चीज तो आपका अदिश आव्यूह हो गया। अब आपकी बात करते हैं हम तस्माक आव्यूह, मेरे ख्याल से आपको अदिश आव्यूह समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तस्माक आव्यूह क्या होता है ना। आपको जो भी नोट करना है नोट कर सकते हैं, वीडियो को रोक सकते हैं, नहीं समझ में आता है तो एक बार वीडियो को आप बैक कर सकते हैं, है ना। आप जब चाहे तब मुझे रोक सकते हैं, पीछे कर सकते हैं, आपके हाथ में है, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में है, जब चाहे मुझे पीछे कर लें, जब चाहे मुझे आगे कर ले, है ना। तो यहाँ पर क्या है, अदिश आव्यूह आपने समझ लिया। अब बात करते हैं हम तस्माक आव्यूह की। तस्माक आव्यूह क्या होता है, तस्माक आव्यूह बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तत्समक आव्यूह, तत्समक आव्यूह ये भी क्या होता है कि आपका तस्मक आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी क्या होता है, एक वर्ग आव्यूह ही होता है। क्या होता है, ये भी एक वर्ग आव्यूह ही होता है। यह एक ऐसा वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव क्या होता है, एक होते हैं, है ना। क्या होते हैं, एक होते हैं। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के प्रत्येक अवयव एक हो, अन्य अवयव शून्य हो, है ना। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो, है ना, मुख्य विकर्ण जो भी अवयव होंगे आपके कितने हो, एक हो। वही कहने का मतलब है कि वह एग्जाम्पल लेता, समझाता हूँ आपको एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पर मैंने इधर लिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब तो मैंने क्या बोला, एक ऐसा वर्ग आव्यूह, बताइए इसका कोटि क्या है, 3 × 3। एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक हो तथा अन्य सभी अवयव शून्य हो, वह क्या कहलाता है, तस्माक आव्यूह कहलाता है। आप चाहे तो लिख सकते हैं, है ना, आप चाहे तो लिख सकते हैं कि तस्माक आव्यूह क्या होता है, वह वर्ग आव्यूह, तस्माक आव्यूह वह वर्ग आव्यूह होता है जिसके मुख्य विकर्ण के सभी अवयव एक होते हैं तथा अन्य सभी अवयव शून्य होते हैं, तस्माक आव्यूह कहलाता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है।
आपको समझ में आ गया ये चीज़ें कि आपका तस्मक आव्यूह क्या होता है, क्लियर चीज़ें, ठीक है। आपका तस्मक आव्यूह हो गया, शून्य आव्यूह हो गया, यानी आपका टोटल जितने भी प्रकार के आव्यूह थे, आव्यूह टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपका खत्म है ना। अब हम बात करते हैं कि दो आव्यूह समान कब होते हैं, आव्यूहों की समानता, आव्यूहों की समानता की बात करते हैं कि आव्यूह आपके समान कब हो सकते हैं। दो आव्यूहों की समानता, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स है ना, दो आव्यूह की समानता क्या है इसको देखते हैं। अब देखिए दो आव्यूह समान कब हो सकते हैं इसको हमें ध्यान देना है। जैसे दो, मान लीजिए दो मैट्रिक्स आपके समान है, मैं बोला कि यक्स कामा वाई, सॉरी यक्स वाई और पी क्यू ये बराबर है आपका 1 2 3 4 के। इसका मतलब है जो इसके संगत अवयव हैं, है ना, संगत अवयव हैं, इस आव्यूह के संगत अवयव इस आव्यूह के संगत अवयव के बराबर हैं, तभी ये दोनों आव्यूह आपस में बराबर हैं, है ना। मेरा कहने का मतलब यहाँ पर है दो आव्यूह बराबर तभी हो सकते हैं जब पहले वाले आव्यूह के संगत अवयव दूसरे वाले आव्यूह के संगत अवयव के बराबर होंगे। यानी इसका कहने मतलब है यदि यहाँ बोला जाए ये बराबर है, यदि इतना बराबर इतना, तो इसका मतलब हुआ दिस इंप्लाइज दैट x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2, p इक्वल टू 3 और q इक्वल टू 4, ठीक है। यानी कि आप जैसे इसमें नॉर्मली बोल सकते हो यदि दो मैट्रिक्स मैंने लिया एक्स वाई और पी क्यू, इधर मैंने ले लिया ए बी सी डी। अब ध्यान देना मैंने बोला यदि ये बराबर इसके है, दिस इंप्लाइज, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर है a के, y बराबर है b के, p बराबर है q के और c बराबर है d के। कहने का मतलब मेरा ये है कि नॉर्मली कोई भी दो आव्यूह बराबर नहीं होते हैं, वो बराबर तब होंगे जब उनके संगत अवयव आपस में क्या हो, बराबर हो, ठीक है, क्या हो, उनके संगत अवयव आपस में, ठीक है। नॉर्मली क्या होगा, उनके जब संगत अवयव बराबर होंगे तभी दो आपके आव्यूह समान कहलाएंगे, ठीक है। जैसे आपसे कुछ क्वेश्चन भी इसमें पुट अप करता है, किस तरीके से आपको समझ में आया कि दो आव्यूह समान कब हो सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, दो आव्यूह समान क्या बोलेंगे, इसमें डिफिनेशन अगर बोलना है, डिफिनेशन क्या बोलना है इसमें, ठीक है। नॉर्मल से क्या बोलना है, दो आव्यूह तभी बराबर हो सकते हैं जब पहले वाले आव्यूह के संगत अवयव दूसरे वाले आव्यूह के संगत अवयव के बराबर हों, ठीक है, क्लियर बात है। तो देखो इसमें सवालें किस तरह की बनती है आपकी, इसमें जो सवालें बनती हैं दो आव्यूह समानता में, आपसे बोल देगा इस तरीके से 2 3 y 4 5 7 9 x 3, इधर आपका दे देगा 2 3 4 4 5 7 9 2 3 बोलेगा, ऐसा देगा आपको कोई क्वेश्चन बोलेगा यदि ये आव्यूह इस आव्यूह के बराबर है तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। आपको मैंने बताया कि दो आव्यूह तभी बराबर हो सकते हैं जब उनके संगत अवयव आपस में बराबर हो, है ना। तो बता ये संगत अवयव बराबर होने का मतलब है यहाँ पर आपका x का मान इसके किस अवयव के बराबर होगा, इस अवयव के, यानी x का मान आपका 2 आ गया और y वाला अवयव है इसके बराबर होगा, y का मान कितना आ गया, 4 आ गया आपका, है ना। इसी टाइप से आपका एक नंबर में सवालें आपकी बोर्ड में पूछी जाती है इस टाइप से वाले, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स आज हम मैथ की क्लास यहीं तक रखते हैं, आगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे से चलेंगे, है ना। तो आज यहीं तक, ओके गाइस, धन्यवाद।